नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि हम डाइजेशन वाले चैप्टर को कवर कर रहे हैं, उसके थियोरिटिकल वाले पोर्शन में आज का जो लेक्चर है वो हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के बारे में समझेंगे। और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर यानी कि जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंधित जितने भी डिजीज़ होंगे, जितने भी रोग होंगे, यानी कि पेट या पाचन संबंधी जितने भी रोग होते हैं या जितने भी डिसऑर्डर होते हैं, आज उनको हम इस वीडियो के माध्यम से सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हैं, इनको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर क्या किया हुआ है, एक चार्ट के जरिए आपको सिंप्लीफाई कर दिया है कि कहाँ पर कौन सी डिजीज़ होती है। जैसे कि यहाँ देखिए, इन स्टमक यानी कि आमाशय, यानी कि जो आपका पेट है या आमाशय है, उस वाले भाग में स्टमक में कौन कौन सी डिजीज़ होंगी या कौन कौन से डिसऑर्डर होंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से डिसऑर्डर होंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में कौन से डिसऑर्डर हैं। फिर देखेंगे हम लीवर में कौन से डिसऑर्डर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डिसऑर्डर है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, ताकि आपको बेटर तरीके से यहाँ समझ आए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो पहला डिसऑर्डर है, इसको मैंने दिखाया है कि जो स्टमक में यानी कि जो आपका आमाशय है, वहाँ पर जो डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जो डिसऑर्डर है, इसको हम क्या कहते हैं, पहले डिसऑर्डर का नाम है आपका गर्ड, या इसको हम अगर फुल फॉर्म में देखें तो गर्ड का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इसका मतलब क्या है, इसका ओवरऑल मतलब समझने से पहले मैं आपको आम भाषा में बता दूं, ये गर्ड टाइप की जो डिजीज़ है, इसको सिंपली तरीके से आप समझिए, इसको हम एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिडिटी। या इसी को हम हिंदी भाषा में कहते हैं गैस हो रही है, या इसी को कहते हैं जलन हो रही है। कोई लोग इसको कहते हैं कंडाई पड़ रही है। कोई क्या कहता है, इसको चेस्ट बर्निंग हो रही है, यानी कि जो आपकी चेस्ट है वहाँ पर जलन हो रही है। क्या हो रही है? जलन हो रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, एसिड रिफ्लक्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, नाम इसके बहुत सारे हैं, नाम इसके कई हैं, लेकिन आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा ये सब जितनी भी डिजीज़ हैं या इन सब के जो नाम हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन है उसकी जो प्रॉब्लम है वो एक ही है। प्रॉब्लम क्या है? एसिडिटी। प्रॉब्लम क्या है? एक ही है, नाम अलग अलग है। इस डिजीज़ को हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, इसको हम इस डायग्राम के जरिए समझेंगे ताकि आपको बेटर तरीके से समझ आए। तो चलिए, पहली जो डिजीज़ है गर्ड नाम की, इसको हम जूम कर लेते हैं थोड़ा। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसका नाम का मतलब बता देते हैं पहले आपको। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये आपकी ईसोफेगस है। आपने पहले डायग्राम में देखा होगा, ये है ईसोफेगस वाला पार्ट, इसको कहते हैं ईसोफेगस। हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं ग्रास नली। ठीक है, और इसके बाद ये जो आपको बादाम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये आपका स्टमक वाला पार्ट है, या इसको स्टमक कहते हैं, यानी कि इसको आमाशय कहते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने माउथ यानी कि बक्कल कैविटी के द्वारा आपने भोजन को ग्रहण किया, या कोई भी खाद्य पदार्थ आपने जैसे ही खाया, तो क्या होगा, यहाँ ये जो फूड होगा वो कहाँ जाएगा, सीधा आपके स्टमक वाले पार्ट में चला जाएगा। ये आ गया आपका फूड, कहाँ आ गया, आपके स्टमक वाले पार्ट में। ठीक है, और जैसे ही आपके स्टमक वाले पार्ट में ये फूड एंटर करेगा, यहाँ पर आपका सिक्रीशन बढ़ जाएगा। किस चीज़ का सिक्रीशन बढ़ जाएगा? यहाँ से आपका HCl का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको बताया था, आपके पहले जो लेक्चर हमने देखा था वहाँ पर चीफ सेल, पेप्टिक सेल, ऐसे नाम आपको बताए थे। यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, यहाँ पर HCl का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और इस HCl का जो pH होता है, वो अगर हम देखें तो वो होता है तकरीबन 2 से लेके 3 के लगभग देखने को मिलता है। यानी कि ये जो एसिडिक नेचर है, HCl का जो नेचर है वो कैसा है, हाईली एसिडिक है। यानी कि यहाँ जो आपका जैसे कि गैस्ट्रिक जूस, जैसे कि HCl यानी कि गैस्ट्रिक जूस जो आपके एंजाइम को तोड़ने के लिए काम आता है, या फिर दूसरा जो यहाँ पर कंटेंट होता है वो कौन सा है, वो है आपका HCl। तो यहाँ HCl का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा जैसे ही आपके पेट में फूड पहुँचेगा। ठीक है, और वही HCl आपको हेल्प करता है, इसको डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है, और साथ में कई सारे एंजाइम हैं उनको एक्टिवेट करने में भी हेल्प करता है। जैसे कि आपको बताया था, आपका जो मिल्क की जो प्रोटीन होती है
रेनिन उसको भी पचाने में ये हेल्प करता है। कौन? HCl। ठीक है, तो HCl यहाँ पर बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा इस डिजीज़ में होता क्या है, अगर हम यहाँ पर ईसोफेगस और स्टमक की कनेक्शन वाली जगह को देखें, इतने वाले पोर्शन को, तो यहाँ पर एक ढक्कन लगा रहता है। ये जो आपसे ग्रीन कलर से मैंने बना दिया, इसको आप इमेजिन करिए यहाँ पर एक ढक्कन है, और ये जो ढक्कन है ये क्या काम करता है, यहाँ पर इसको स्फिंक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिंक्टर कहते हैं। और ये इस स्फिंक्टर को कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। अगर कभी कोई पूछ ले, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि बताइए कौन सा स्फिंक्टर ख़राब होने की वजह से गर्ड नामक डिजीज़ हो जाती है, तो ये अगर ख़राब हो जाए, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई, तो यहाँ जो आपने जैसे ही आपने फूड पार्टिकल यानी कि जो फूड खाया है वो आपने किसी दिन आपने बहुत ज़्यादा हैवी यानी कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आपने फूड को खा लिया, हैवी फूड ले लिया आपने, या कहें तेल मसाले ज़्यादा हैं उनके फूड में, वो आपने तेलीय पदार्थ वाले फूड ज़्यादा खा लिए, या फास्ट फूड ज़्यादा खा लिया, मसाले ज़्यादा हैं, मिर्ची ज़्यादा हैं, वो आपने ज़्यादा खा लिया, तो क्या होगा, यहाँ से जो आपका आमाशय है वहाँ पर क्या होगा, HCl का कंसंट्रेशन क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। HCl कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा, और आपने ओवर ईटिंग कर ली, या तेलीय पदार्थ खा लिया। आपने तो देखा होगा, आप जैसे ही तेलीय पदार्थ या शादी या ब्याह में जाते हैं तो वहाँ पर तेलीय पदार्थ अगर ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा सेवन कर लिया मसाले का, तो यहाँ पर एसिडिटी ज़्यादा बनने लग जाएगी। एसिडिटी अगर ज़्यादा बनेगी तो ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसा इमेजिन करिए ये एक घड़ा है और यहाँ से जो एसिडिक कंटेंट है वो क्या होने लग जाएगा, यहाँ इस ढक्कन से क्या होने लग जाएगा, झलकने लग जाएगा। और अगर झलकेगा तो ये कहाँ पहुँचेगा, आपके ईसोफेगस वाले रीजन में पहुँचेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर जब तक ये जो एसिड है यानी HCl है, जब तक स्टमक में रहता है तब तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको पहले मैंने हिस्टोलॉजी वाले लेक्चर में आपको बताया था, इस स्टमक की जो वॉल होती है उसके सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है उसको कहते हैं म्यूकोजा। ये देखो यहाँ पर ये स्टमक है, स्टमक की ये सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसको कहते हैं म्यूकोजा। यहाँ देखिए, इसको जूम करके दिखाया, ये जो लेयर है, इतनी वाली जो लेयर आपको, ये मैंने रेड कलर से अंदर बना दिया, इतनी जो लेयर है इसको कहते हैं म्यूकोजा। हिस्टोलॉजी वाले लेक्चर में आपने देखा होगा। और यही म्यूकोजा की जो लेयर है, श्लेष्म की जो लेयर है, ये इसको प्रोटेक्ट करती है यहाँ के एसिडिक एनवायरनमेंट से। यानी कि यहाँ जो HCl है, यहाँ जो HCl भरा होगा, मान लीजिए यहाँ स्टमक है, स्टमक के अंदर ये HCl सिक्रीट हो रहा है, HCl यहाँ पर बढ़ गया तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई डैमेज नहीं होगा, कोई जलन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कोई एसिडिटी जैसी फीलिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ प्रोटेक्ट कर रही है कौन सी, ये ढाल की तरह, यहाँ जो लेयर है म्यूकोजा की, ये ढाल की तरह यहाँ पर आपकी पेट यानी आपके आमाशय को क्या करती है, बचा के रखती है, ताकि ये एसिडिक कंटेंट इसको कोई इफेक्ट ना करे। लेकिन वही अगर हम बात करें इस ईसोफेगस वाले अंदर की टिश्यू की, यहाँ अंदर एक लेयर होती है, यहाँ जो ईसोफेगस वाले रीजन में जो म्यूकोजा वाली जो लेयर होती है वो बहुत ही थिन होती है। कैसी होती है? थिन होती है। तो अगर बाई चांस यहाँ से जो HCl का कंसंट्रेशन या HCl जो है वो लिक्विड क्या होगा, झलक के धोखे से थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली है, तो यहाँ देखिए, ये देखो, ये ब्लू कलर से यहाँ जो दिखाई दे रहा है, ये झलक के कहाँ पहुँच गया, थोड़ा थोड़ा आपके ईसोफेगस वाले रीजन में क्या हो गया, रिफ्लक्स हो गया। रिफ्लक्स का मतलब होता है वापस चला जाना। तो ये देखो, वैसे फूड आता है नीचे की तरफ, लेकिन ये जो आपका एसिडिक कंटेंट है यानी HCl है, ये रिवर्स हो गया, बैक मार गया, और जैसे ही बैक गया ये ईसोफेगस वाले रीजन में घुस गया। ईसोफेगस में जो म्यूकोजा है वो बहुत पतली है, और अगर पतली है तो आपको यहाँ पर क्या पैदा करेगी, इतने वाले रीजन में आपको जलन पैदा करेगी, यानी एसिडिटी करेगी, या हम कहें चेस्ट बर्न करेगी, क्योंकि ये चेस्ट वाला रीजन है। ठीक है, यहीं पर चेस्ट वाला रीजन होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, चेस्ट बर्न के नाम से भी जानते हैं। या हम कहें यहाँ पर जो स्फिंक्टर लगा होता है इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाए, किसी को परमानेंट इस स्फिंक्टर में ही प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनको हमेशा लाइफ भर उनको एसिडिटी की समस्या से सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनमें जो स्फिंक्टर है वो ख़राब हो गया है। इसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, यानी उसके ढक्कन में खराबी हो गई, वापस इसका जो HCl होगा वो झलक झलक के कहाँ जाएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ेगा। इसीलिए इसको सही करने के लिए डॉक्टर क्या देता है, आपको एंटा एसिड देता है। क्या देता है? एंटा एसिड।
यानी कि ऐसी गोलियां देता है जो कि एसिडिटी को क्या कर दे, कम कर दे। ठीक है, जैसे कि पेंटापेराजोल अगर आपने नाम सुना हो, जैसे कि रेंटिडिन, रेंटेक, ये सारी की सारी ये जो ड्रग हैं ये यूज़ किए जाते हैं आपके एसिडिटी को कम करने के लिए। और आपके जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेद में इसका इलाज क्या बताया जाता है? आयुर्वेद में कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। आप जितना पानी पिएंगे तो आपके ईसोफेगस में जितना भी एसिड कंटेंट होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एसिडिटी है तो आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उस एसिडिटी से आराम मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा एसिडिक कंटेंट है तो आपका पानी से तो काम बनेगा नहीं, आपको या तो ड्रग लेना पड़ेगा या उससे भी ज़्यादा कोई चीज़। जैसे कि आपको मैं और नेचुरल रेमेडी बता दूं घर की, तो जितनी भी जो पत्तियां हैं यानी कि ग्रीन वेजिटेबल होती हैं उनका जो पीएच होता है वो होता है बेसिक। एसिड और बेस यानी कि अम्ल और क्षार एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर तुम क्षारीय पदार्थ ज़्यादा डाल दो तो आपको आराम मिल जाएगा। तो आप लीफी वेजिटेबल जैसे कि ककड़ी, जैसे कि पालक के पत्ते की भाजी, ये अगर आप खा लेंगे, एसिडिटी हो रही है और आपको थोड़ा बहुत है तो यहाँ आपको आराम मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि ये जो ग्रीन वेजिटेबल है इनका जो पीएच होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिडिक कंटेंट ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो आई होप आपको अब बेटर तरीके से इसका नाम क्यों पड़ा इसको मैं बता देता हूँ। गैस्ट्रो का मतलब होता है पेट संबंधी, ईसोफेजियल का मतलब क्या होता है, ईसोफेगस में, और रिफ्लक्स का मतलब होता है ईसोफेगस में जो यहाँ HCl है वो रिफ्लक्स हो गया, वापस चला गया, ऊपर चढ़ गया। इस तरह की डिजीज़ को कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। और इसके कई और भी नाम मैंने आपको बता दिए। गैस कहते हैं, इसी को जलन कहते हैं, इसी को चेस्ट बर्न कहते हैं, इसको एसिडिटी कहते हैं, इसको एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए आपको बेटर तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है स्टमक में या स्टमक से रिलेटेड वो है वॉमिटिंग, या इसको कहते हैं नोजिया, या इसी को कहते हैं उल्टी आ जाना। ये कैसे होता है तो इसमें देखते हैं ये कैसे होता है, रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या कहलाता है? रिवर्स का मतलब होता है बैक मार जाना, पेरिस्टाल्टिक का मतलब होता है किरमाणुकुंचन गति, किरमाणुकुंचन गतियाँ। अब ये क्या चीज़ है तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ आप डायग्राम देखिए, जैसे कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आप देखिए ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद ये जो आपको डायग्राम जो दिखाई दे रहा है ये है स्टमक वाला पोर्शन। मान लीजिए बाई चांस आपने ऐसा फूड खाया जिसमें टॉक्सिक मटेरियल था या टॉक्सिक पदार्थ था, या फिर आपने कोई ऐसा फूड खा लिया जो कई दिनों से रखा हुआ था, उसमें इन्फेक्शन था, उनमें पैरासाइट थे या उनमें टॉक्सिक मटेरियल ज़्यादा था। जैसे ही आपने वो फूड खाया रखा हुआ या फिर टॉक्सिक फूड, तो यहाँ से कुछ नर्वस सिस्टम होते हैं, वो नर्व्स आपके ब्रेन को मैसेज देते हैं कि आपके फूड में ऐसा मटेरियल आया है जो कि आपके पेट के लिए टॉक्सिक है। जैसे ही उसको ये मैसेज मिलेगा और आपका ब्रेन यहाँ पर क्या मैसेज भेजेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट कराओ, किसको, स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट कराओ, यानी कि यहाँ पर रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करिए। देखो नॉर्मली क्या होता है, फूड जो है वो नीचे की तरफ जाता है। कैसे जाता है? यहाँ से किरमाणुकुंचन गतियों की वजह से ऐसे ऐसे संकुचन होगा, सिकुड़न होगा, इस तरीके से फूड का डायरेक्शन कहाँ होगा, नीचे की तरफ, तभी तो फूड नीचे जाएगा। इसको कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और अगर यही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाए और यहाँ का जो फूड है वो उसको वापस फेंक दे, रिवर्स कर दे, ठीक है, इसको क्या कर दे, रिवर्स कर दे, यानी कि नॉर्मली या नेचुरल जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो होता है नीचे की तरफ, भोजन को नीचे तरफ धकेल के कहाँ पहुँचाना, पेट में। अगर फूड टॉक्सिक है या फूड पॉइजनिंग वाला है तो ये क्या करेगा, इसको बाहर फेंकेगा उल्टी के द्वारा, माउथ से क्या करेगा, ये रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करेगा, यानी ये जो किरमाणुकुंचन गतियाँ हैं ये रिवर्स करके कहाँ फेंक देगा, आपके ईसोफेगस से होते हुए आपके माउथ से जो भी आपने मटेरियल या जो भी आपने खाया है वो आपके उल्टी के द्वारा, यानी कि आपके माउथ के थ्रू वो सारा सब कुछ कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। किसकी वजह से हुआ, रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। और इसको अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, यानी कि जो आपका खाना जो आपने खाया है वो कैसा है, पॉइजनस था, यानी कि उसमें कुछ टॉक्सिक मटेरियल था, इसी वजह से उसने क्या कर दिया, रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से उसको वोमिट कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो दो डिजीज़ हैं ये
एक है गैस्ट्रिटाइटिस और एक है पेप्टिक अल्सर। ये थोड़ा सा दोनों एक जैसे हैं, लेकिन गैस्ट्रिटाइटिस ये थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करता है म्यूकोजा को, लेकिन ये जो नेक्स्ट है पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिटाइटिस का नेक्स्ट लेवल कहलाता है पेप्टिक अल्सर, यानी कि जो जब सबसे ज़्यादा जो खतरनाक या जो घातक है डिसऑर्डर या डिजीज़ वो है पेप्टिक अल्सर। तो चलिए इसको बताते हैं। देखो गैस्ट्रिटाइटिस में क्या होने लगता है कि जो आपकी आमाशय या जो आपका पेट है वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा मात्रा में बनने के कारण क्या होने लगता है, जो आपकी म्यूकोजा की जो लेयर है उसमें क्या होने लगता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू हाई गैस्ट्रिक जूस। तो यहाँ देखिए, आप डायग्राम से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। तो यहाँ देखो, जैसे कि आपका ये स्टमक है, स्टमक में जो सबसे अंदर की जो लेयर है, ये बार बार आपको बता रहे हैं, सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, म्यूकोजा कहते हैं। इस म्यूकोजा में क्या हो, यहाँ गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा बनने के कारण इसमें कुछ इन्फ्लामेशन होने लग जाए, यहाँ एलर्जिक रिएक्शन होने लग जाए, किसी के कारण भी हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, तो यहाँ इन्फ्लामेशन होने लग जाए, जलन होने लग जाए यहाँ पर। ठीक है, तो इसके कारण आपको कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, या इस डिजीज़ को हम किस नाम से जानते हैं, गैस्ट्रिटाइटिस। ठीक है, और इसी का नेक्स्ट लेवल जो डिसऑर्डर है उसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो म्यूकोजा है, तो यहाँ देखो डैमेज्ड पेनिट्रेट म्यूकोजा, यानी कि इसमें तो आपको सिर्फ इन्फ्लामेशन हो रही थी, एलर्जी हो रही थी, लेकिन यहाँ पेप्टिक अल्सर वाले में क्या होगा, आपकी जो म्यूकोजा की लेयर होगी वो सीधा का सीधा डैमेज हो जाएगी, या कहें पेनिट्रेट हो जाएगी, या फिर ऐसा कह दो उसमें छेद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ इस डायग्राम से समझिए, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम में आप इमेजिन करिए, ये जो म्यूकोजा की लेयर है इतनी मोटी, इस म्यूकोजा की लेयर में अगर हम कहें यहाँ पर इतना बड़ा छेद हो जाए, क्या हो जाए, इतना बड़ा, अगर मान लीजिए इतना बड़ा एक छेद हो जाए, यहाँ की जो सेल है वो डैमेज हो जाए, इतना छेद होने की वजह से क्या होगा, ये यहाँ का जो एसिडिक कंटेंट है या यहाँ का जो गैस्ट्रिक जूस है जिसका पीएच बहुत ज़्यादा है, एसिडिक है, ये डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा आपके सब म्यूकोजा या अंदर की जो लेयर है, तो उनको डैमेज करना शुरू कर देगा। बहुत भयानक दर्द होगा, बहुत भयंकर जलन होती है। इसी नेक्स्ट लेवल की जो डिसऑर्डर है उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर हो गया है, जिसको कहते हैं पेट में अल्सर हो गया, इसी को कहते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़। ठीक है, तो इसमें क्या होने लग जाएगा, डैमेज हो जाएगा, आपकी म्यूकोजा की जो लेयर होगी वो आपकी डैमेज हो जाएगी। तो इसको याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, वो पूछते हैं पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से होता है, तो एक बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा आप, जिसको कहते हैं हेलियोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, हेलियोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, ये मोस्ट कॉमन है जो कि पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। ठीक है, इसकी इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाता है, पेप्टिक अल्सर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, हेलियोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, चलिए, ये तो हो गए आपके स्टमक से संबंधित, यानी आपके आमाशय में जो डिजीज़ या डिसऑर्डर होंगे उनको हमने यहाँ कवर कर लिया। चलिए, नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो किसके संबंधित है, वो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत से संबंधित। तो चलिए देखते हैं छोटी आंत में कौन से डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो डिसऑर्डर देखने को मिलेगा वो है इनडाइजेशन, या इसी को कहते हैं एबनॉर्मल डाइजेशन, या इसी को आम भाषा में कहें तो इसको कहते हैं अपच। यानी कि सीधी सी बात है, अपच यानी कि आपने जो भी भोजन खाया है वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो पाया, पच नहीं पाया है। या हम इसको दूसरी भाषा में कहें तो आपको अगर इतना पता हो कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है या जो आपकी छोटी आंत है, यहाँ पर आपका क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन होता है। जो आपने फूड को डाइजेस्ट किया है या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है, उनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि उनका अवशोषण होता है। अब यही जो फूड है आप प्रॉपर तरीके से क्या ना कर पाएँ, पचा ना पाएँ, ठीक है, तो क्या होगा, वो अपच या इंडाइजेशन वाले डिसऑर्डर में काउंट किया जाएगा। तो इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इंडाइजेशन या अपच के कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ पर कारण लिखे हुए हैं। ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू, ये फूड लिखा हुआ है, ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, हो सकता है फूड पॉइजनिंग की वजह से अपच हो गई हो सकता है ओवर ईटिंग की वजह से पॉइजनिंग हो गई हो, इंडाइजेशन हो गई हो सकता है आपने स्पाइसी फूड ज़्यादा खाया है, हो सकता है एंजाइटी डिप्रेशन वाली कंडीशन में भी क्या होने लगता है, ज़्यादा आपका अपच जैसी कंडीशन हो जाती है। या एक और इसका जो मेन कॉज है, पेनक्रियाज नॉट वर्क और रिलीज़ प्रॉपरली, यानी कि जो आपकी पेनक्रियाज, यहाँ देखिए
डायग्राम के द्वारा आपको बताता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो यहाँ देखिए, इस डायग्राम में आप देखेंगे तो पीछे की तरफ, दूसरा कलर लेते हैं, यहाँ पीछे की तरफ क्या होता है, एक पत्ती जैसी संरचना, यहाँ ये जो पीले कलर से जो आपको दिखाई दे रही है पीछे की तरफ, ये पत्ती जैसी संरचना, इसको कहते हैं पैनक्रियाज या इसको कहते हैं अग्न्याशय। यहीं से कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं, वो रिलीज होकर कहाँ चले जाते हैं, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ देखो ये जो आमाशय है या स्टमक है, इसके बाद जो ये जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। यहाँ से पैनक्रियाज से जो भी सिक्रीशन होगा, यानी पैनक्रियाज से ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम है वो रिलीज होंगे कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अगर पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा, पैनक्रियाज में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वहाँ से जो एंजाइम है या जो एंजाइम रिलीज होते हैं वो रिलीज नहीं हो पाएंगे, यानी कि वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो एंजाइम प्रॉपर नहीं बनेंगे तो उस फूड का क्या नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं होगा, इसीलिए क्या हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। चलिए नेक्स्ट जो डिसऑर्डर हैं, ये यहाँ के दोनों डिसऑर्डर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर हैं, इनको आपको दोनों को याद रखना है। एक तो है आपका डायरिया, जो कि आम लोगों की समस्या है। ये अगर हम देखें परसेंटेज में तो कई सारे लोगों में ये इन दोनों में से समस्याएं एक ना एक ज़रूर मिलेंगी। एक समस्या होती है कॉन्स्टिपेशन की, ठीक है, और एक समस्या होती है जिसको कहते हैं हम डायरिया। तो चलिए पहले डायरिया देख लेते हैं। तो डायरिया क्या है, डायरिया को हम अगर हिंदी में कहें तो दस्त कहते हैं या इसी को लूज मोशन भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है इसको समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या होगी। तो देखो ये हो सकता है ड्यू टू बैक्टीरिया के कारण, वायरल के कारण, प्रोटोजोअन जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इन्फेक्शन। यानी कि ये जो डायरिया की कंडीशन है ये हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो या वायरल इन्फेक्शन की वजह से या प्रोटोजोन की वजह से। जैसे प्रोटोजोन में अगर हम बात करें मोस्टली अगर देखा जाए तो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, ये मोस्टली कॉज करता है डायरिया को। अगर हम ये जो मैं प्रोटोजोन की बात कर रहा हूँ, ये ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया। प्रोटोजोन में अगर हम बात करें तो प्रोटोजोआ में हमें देखने को मिलता है एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा या हम कहें अमीबा। ठीक है, अमीबा एक तरह का प्रोटोजोन क्या है, प्रोटोजोन एनिमल है। तो अमीबा हो गया या ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया, इन सब से क्या हो सकता है आपको डायरिया। ये क्या करते हैं, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं, ये होते हैं बैड बैक्टीरिया। ये कैसे बैक्टीरिया कहलाते हैं, ये बैड बैक्टीरिया होते हैं और आपके लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। और जैसे इन्फेक्शन होगा तो ये यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, फास्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने लग जाएगा। अब ये फास्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है, यानी कि तीव्र गति से क्या होने लग जाएगा, क्रमानुकुंचन गति, यानी कि गुड़ 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 बहुत तेज़ी से यहाँ पर क्रमानुकुंचन गतियाँ होने लग जाएंगी। यानी कि जो यहाँ फूड होगा वो बहुत तेज़ी से भागेगा, बहुत तेज़ी से जाएगा। और जब फूड कम समय के लिए आपके लार्ज इंटेस्टाइन में रहे, कम समय के लिए वहाँ पर फूड रुके, तो वहाँ पर क्या होगा, लेस एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बैड बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बढ़ गया है। तो वहाँ लेस एब्जॉर्प्शन का मतलब हुआ बहुत कम अवशोषण हो पाएगा। जो भी आपने फूड जो आपने खाया है उसमें से जो भी पोषक तत्व हैं उनको आपने कम एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और जब कम एब्जॉर्प्शन होगा तो वहाँ पर पानी भी है, वाटर भी है, फूड, वहाँ पर जो न्यूट्रिशन है वो भी न्यूट्रिशन सब्सटेंस भी है। तो वाटरी यानी कि जो वाटर होगा उसका भी एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा, वाटरी स्टूल देखने को मिलेगा। जो आप एक्सक्रीट करेंगे फीसेस के फॉर्म में, वो स्टूल जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, वाटरी हो जाएगा। वहाँ पर पानी ज़्यादा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, लूज मोशन के फॉर्म में निकलेगा। तो अगर वाटरी सब्सटेंस ज़्यादा लॉस होगा तो क्या होगा, इस वाली कंडीशन में आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, यानी कि आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं, पानी की कमी हो सकती है। ठीक है, लूज मोशन वाली कंडीशन में। तो आपको इतना समझ आ गया कि डायरिया कैसे होता है। डायरिया या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, यानी कि जो बैड बैक्टीरिया हैं या वायरल प्रोटोजोन जो ऑर्गेनिज्म है, इनकी वजह से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, फास्ट पेरिस्टाल्टिक, यानी बहुत तेज़ी से क्रमानुकुंचन गतियाँ होंगी, जिससे कि क्या होगा, यहाँ का फूड जो होगा प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और वहाँ पर वाटर जो है वो ज़्यादा रहेगा और बहुत तेज़ी के साथ आपका जो मोशन है या कहें स्टूल है वो बाहर निकलेगा। और किसके साथ निकलेगा, वाटरी निकलेगा, यानी कि पानी के साथ निकलेगा। ठीक है, इसी को दस्त के नाम से भी हम जानते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा आपको यहाँ दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं हम। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक
इस लार्ज इंटेस्टाइन में यहाँ पर मान लीजिए कुछ पैक्ड बैक्टीरिया हैं, उनका इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि इकोलाई, यहाँ इन्फेक्शन हो गया ज़्यादा, तो यहाँ क्या होगा, जो फूड मटेरियल होगा वो क्या होगा, यहाँ तेज़ी से यहाँ क्रमानुकुंजन गतियाँ होंगी बहुत तेज़ी से, तो वो फूड होगा बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा और बहुत तेज़ी से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा लूज मोशन के फॉर्म में। तो वाटरी होगा, बहुत ज़्यादा वाटर होगा और आपका जो न्यूट्रिशन है वो भी लॉस होगा। इसीलिए जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं, वो आपको इस डायरिया वाली कंडीशन में आपको क्या देते हैं, एंटी बैक्टीरियल डिजीज़ देते हैं। मोस्टली क्या होता है, बैक्टीरियल ही होता है डायरिया मोस्टली, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपको गोली देता है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा नॉर्टिजेट या नॉरफ्लॉक्स। जो नॉरफ्लॉक्स है, नॉरफ्लॉक्सासिन, वो क्या करता है, ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। तो आपको जो डायरिया है वो आपका ठीक हो जाता है। और साथ में वो बोलता है ORS पीजिए, यानी कि ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, डिहाइड्रेटेड की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब आपको बेटर तरीके से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को अगर हम आम भाषा में कहें तो इसको हम कहते हैं कब्ज़, ठीक है। तो ये ओल्ड पर्सन में ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये कब्ज़ की समस्या लोगों में देखने को मिलती है, कॉन्स्टिपेशन। तो इसमें क्या होता है, तो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में बिल्कुल उल्टा संबंध है, एक दूसरे के जस्ट उल्टे करैक्टर हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। उसमें फास्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा था, बहुत तेज़ी से मोशन हो रहा था, लेकिन यहाँ क्या होगा, बहुत ही स्लो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। और जब बहुत ही स्लो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा तो जो आपका फूड है वो बहुत देर तक आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा, और बहुत देर तक पड़ा रहेगा तो उसमें से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो उसमें पानी का भी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो यहाँ जो फूड मटेरियल होगा वो कैसा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, क्योंकि उसमें से पानी एब्जॉर्ब हो चुका है। अब जो बचा हुआ वो वेस्टेज प्रोडक्ट है, वेस्टेज मटेरियल है। तो वो जो स्टूल है वो लंबे समय तक, बहुत देर तक आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पड़ा रहेगा। पता चले 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कोई मोशन नहीं आया, कोई एक्सक्रीशन नहीं हुआ, कोई स्टूल नहीं निकला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबे समय तक वो क्या हो गया, स्टक हो गया। और कभी कभी तो ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा घातक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन क्या कहलाता है, बिल्कुल डायरिया के जस्ट उल्टा कंडीशन है। यहाँ स्लो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा और वहाँ पर फास्ट होता था। यहाँ जो स्टूल होगा, जो फीसेस होगा, वो क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा और सूखा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो डॉक्टर होते हैं वो सजेस्ट करते हैं, वो कहते हैं आपको कि आप ऐसा फूड ज़्यादा खाइए जिसमें फाइबर हो। क्या हो, फाइबर। जैसे कि अगर आपने नाम सुना हो, जो आयुर्वेद है वो ईसद घोल का उपयोग ज़्यादा करता है। जब भी किसी को कब्ज़ ज़्यादा हो जाती है या फिर मोशन नहीं आता है या कब्ज़ हो जाती है तो उनको ईसद घोल पिलाया जाता है तो तुरंत मोशन आता है, क्योंकि उस ईसद घोल में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। चिकनाहट कह सकते हैं उसको, लुब्रिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आपका जो स्टूल है वो सख्त हो गया, हार्ड हो गया, तो यहाँ लुब्रिकेशन जितना ज़्यादा होगा आपका फूड या आपका जो स्टूल है वो आसानी से पास हो जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर आयुर्वेद में ये बोलते हैं कि आप जैसे ही सुबह सुबह उठते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो आप गर्म पानी, यानी कि आप गर्म पानी का सेवन कीजिए, गुनगुना, जितना आप सहन कर सकते हैं। तो आप जितना ज़्यादा हो सके सुबह उठते ही आप गर्म पानी का सेवन कीजिए, जिससे कि आपको क्या हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पानी जितना ज़्यादा रहेगा यहाँ लुब्रिकेशन उतना ज़्यादा रहेगा, जो आपका स्टूल होगा आसानी से पास होगा, ठीक है। तो चलिए, ये हैं कॉन्स्टिपेशन और कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी हुई आपकी समस्याएं हैं, उनसे भी आपको निजात पाने वाली चीज़ें भी मैंने आपको बता दी। तो चलिए, आज का जो लास्ट डिसऑर्डर है उसको हम देखते हैं। तो चलिए, जो लास्ट डिसऑर्डर है ये है लीवर में जो डिसऑर्डर होता है वो होता है जॉन्डिस। अब इस जॉन्डिस को हिंदी में कहते हैं पीलिया के नाम से, और इसके लिए एक टर्म और यूज़ की जाती है, इक्टेरस। तो कभी एग्जाम में पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, इक्टेरस जो डिजीज़ है वो जॉन्डिस का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, चलिए इसमें देख लेते हैं क्या होता है। ड्यू टू हाई बिलीरुबिन, जो एक पिगमेंट होता है जिसको हम बिलीरुबिन कहते हैं, ये बिलीवर्डिन नामक पिगमेंट से टूट के बनता है, इसको कहते हैं बिलीरुबिन, ठीक है। तो ये जो बिलीरुबिन है ये लीवर में देखने को मिलेगा, ठीक है, लीवर। तो इसमें क्या होने लगता है, आपके लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जो बिलीरुबिन नामक पिगमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बनने लगता है, और जिससे कि क्या होता है, ये बिलीरुबिन, इसका जो पिगमेंट है वो, उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलोइश। और अगर लीवर प्रॉपर वर्क ना करे
ठीक है। और ये लीवर प्रॉपर वर्क ना करे तो ये जो बाइल जूस है, सॉरी जो आपका पिगमेंट है, बिलीरुबिन है, वो आपका बढ़ने लग जाएगा। तो ये आपके ब्लड वेसल से होते हुए आपकी स्किन में पहुंच जाएगा, आपकी आँखों में पहुंच जाएगा। तो आपकी जो बॉडी है पूरी कैसी होने लग जाएगी, पीली दिखाई देने लग जाएगी। यानी कि ये जो जॉन्डिस वाली समस्या है, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसके कारण कई सारे हैं। हो सकता है आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गई हो सकता है आपका लीवर सोराइसिस नामक आपकी डिजीज़ शुरू हो, लीवर सोराइसिस या फैटी लीवर। तो इस तरीके की कंडीशन से क्या होगा, आपका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा होगा। और लीवर का जो काम होता है, अगर आपको पता हो, आरबीसी जो है इसका डिस्ट्रक्शन जो होता है वो कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। कहाँ होता है, स्प्लीन में। और स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। यानी आरबीसी का जो मुर्दाघर है वो कौन है, स्प्लीन है। और जब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि आरबीसी, मान लीजिए आरबीसी का लाइफ स्पान 120 दिन है और वो ख़त्म हो गई, और जैसे ही ख़त्म होगी इसमें से जो चीज़ें निकलेंगी उनमें से एक पिगमेंट निकलता है, बिलीवर्डिन, जो कि आगे जाके बिलीरुबिन बनाता है। और इसी बिलीरुबिन के कारण ही जो आपका फीसेस है, यानी जो आपका स्टूल है, जो एक्सक्रीशन करते हो आप, उसका कलर इसी बिलीरुबिन के कारण ही पीला होता है। ठीक है। तो ये जो जॉन्डिस की जो डिजीज़ है वो आपके लीवर संबंधी है, और इसको हम पीलिया के नाम से जानते हैं। ये किसकी वजह से होती है, बिलीरुबिन पिगमेंट के वजह से होती है। इसमें पूरा जो बॉडी है वो कैसा हो जाता है, एलोइस हो जाता है। तो आई होप आपको बेटर तरीके से चीज़ें समझ आ गई होंगी। सारे डिसऑर्डर आपको एक लाइन बाय लाइन आपको बेटर तरीके से समझ आ गए होंगे। इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।